नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय अपवाह तंत्र की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार विस्तृत क्षेत्र है जिसका ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबके नाम आपने सुने हैं, ये प्रमुख है। और पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं। मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। तो हम शुरू करते हैं महानदी से। महानदी ये छत्तीसगढ़ में और अमरकंटक के दक्षिण में से होकर के निकलती है और उड़ीसा से होकर के बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसमें कई सहायक नदियां आके मिलती हैं। ईब, मोड, तेल, ये सब नदियां हैं। इसके अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये शामिल हैं। इसी महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये नदी डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए। उसके बाद बात करते हैं हम गोदावरी की। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और फिर तेलंगाना में बहते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र है इसका। इसके अलावा कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बहती है। इसे विशाल आकार और विस्तार के कारण बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां उनमें पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती ये इम्पोर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक काफ़ी चौड़ा डेल्टा बनाती है और ये 35 किलोमीटर समुद्र की ओर आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा हुआ है अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट और एक झरने से निकलती है। अपने उद्गम स्थान से ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई 1400 किलोमीटर लंबी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसकी सहायक नदियां कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटपद, प्रभा ये भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टा है वो यहाँ पे अपन तट पे देखते हैं तो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी माला से निकलती है पश्चिमी घाट से और कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से बहती हुई और कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। मैसूर पठार में ये नदी कई जलप्रपात बनाती है जिसमें फेमस है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ये इस नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके ऊपरी भाग में यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उससे इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश मिल जाती है और इसका जो निम्न भाग है वो जो शीतकालीन बारिश होती है लौटती हुई वो उत्तर पूर्वी मानसून से इसको वर्षा प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से इस नदी में साल भर पानी रहता है। आयताकार डेल्टा बना रखा है इसने और इसका साल भर बहने वाला जो नदी का पानी है वो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में काम में आता है। उसके बाद में सुवर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी है। ये गंगा और महानदी डेल्टा के बीच में ये सुवर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदियां बहती हैं और ब्राह्मणी नदी को झारखंड के ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पे कोयल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप पेन्नार नदी को देख रहे हैं, वैगाई नदी को देख रहे हैं, ताम्रपर्णी नदी है और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं। अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियां
प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में अमरकंटक नाम की पहाड़ी से निकलती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 1300 किलोमीटर लंबी है ये। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये इस नदी के रास्ते में जबलपुर के पास में संगमरमर की चट्टानें आती हैं, जिनमें बहती हुई नर्मदा नदी बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाती है, जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो बहुत ही सुंदर है, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक और विशेषता है कि नर्मदा नदी की कोई सहायक नदी नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं तापी नदी की। ये महादेव की पहाड़ियों से निकलती है दक्षिण की ओर से। वहां पे ये सतपुड़ा के दक्षिण में जो दरार घाटी है उसमें नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई और खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका बेसिन फैला हुआ है। और भी नदियां हैं। माही नदी है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और 533 किलोमीटर की लंबाई है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान गुजरात में इसका बेसिन क्षेत्र है। लूणी नदी है, वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट से निकल के और अरब सागर में गिरने वाली काफी नदियां हैं। मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ये सभी आकार में छोटी हैं। लगभग 600 छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भाग से हमने चर्चा की थी जब हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे कि वहां से चंबल, बेतवा, केन, सोन ये नदियां गंगा प्रवाह तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत में महू प्रदेश से निकलती है और कोटा के निकट ये गाज भी बनाती है, राजस्थान में भी प्रवेश करती है। फिर ये इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बड़ी विशेषता है कि ये बीहड़ खड्ड बनाती है। काफी चंबल की बीड़ काफी फेमस है। चंबल की भांति बेतवा और केन भी गोज बनाती हैं और यमुना में मिलने से पहले बीहड़ खड्डों का निर्माण करती है। सोन नदी है, वो अमरकंटक पठार से निकलती है और 780 किलोमीटर लंबी है, गंगा में मिलने से पहले। तो ये थी भारतीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। अब एक अपन महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में डिफरेंस क्या है। कई बार पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो पानी ग्लेशियर से प्राप्त करती हैं। हिमालय की चोटियों में जो ग्लेशियर हैं, जहाँ बर्फ जमी रहती है, वहीं से इनको पानी प्राप्त होता है। साल भर बहती रहती हैं, सूखती नहीं है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो पठार से ही निकलती हैं और पानी मानसूनी वर्षा से प्राप्त करती हैं। इसलिए लगभग सभी नदियां मानसून जब आता है तब उनमें ज्यादा पानी रहता है, बहती हैं और फिर वो धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, साल भर नहीं बह पाती। जो हिमालय की नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र काफी विस्तृत है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। हिमालय की नदियों की संख्या भी अधिक है और प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। हिमालय की नदियां गहरे गोर्ज बनाती हैं, वो नीचे अपने तल में कटाव ज्यादा करती हैं और अभी काफी पुरानी होती हुई भी ये नवीन बनी हुई है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उथली घाटियों में बहती हैं और उनकी घाटियां काफी चौड़ी हैं और इनकी द्वारा जो अपर्दन की क्रिया है वो काफी कम होता है। हिमालय की नदियां विसर्प भी बनाती हैं और मार्ग भी बदल लेती हैं, तो बाढ़ वगैरह यहाँ पे ज्यादा आती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सीधा मार्ग अपनाती हैं और मार्ग नहीं बदलती। हिमालय की नदियां जहाजरानी और सिंचाई के लिए अनुकूलित हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जहाजरानी और सिंचाई के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि पठारी एरिया में बहती हैं
तो पठारों में वह उतार चढ़ाव रहते हैं, तो नौकायन के युग ये नहीं रह जाती हैं। हिमालय की नदियां अभी भी युवा हैं, बाल्य अवस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती हैं। वो ढाल का उन्होंने जैसा ढाल था उस पे ही वो हमेशा से बहती रही हैं, उन्होंने कोई नवीनीकरण वहाँ पे नहीं किया है। हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां छोटे डेल्टा बनाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जिन्होंने डेल्टा के स्थान पे नद मुख बनाए हुए हैं, वहाँ पे डेल्टा नहीं है। तो ये था आपके सिलेबस का टॉपिक भारतीय अफवाह तंत्र। यहाँ पे हम अपनी चर्चा इस टॉपिक के बारे में समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।